सर्वेक्षण जो है देश का वो पेश करेंगे। देश के सामने जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो स्पष्ट है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है, हर चीज़ का दाम दुगना हो चुका है। केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है, बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रही है, एमएसएमईज को सपोर्ट करने में नाकामयाब रही है, बैंकिंग फ्रॉड्स को रोकने में नाकामयाब रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे आने से पहले देश के सामने उसका पूरा एक्सरे देश ने देखा है, तभी उनको जिस तरीके से मेजॉरिटी से कम रखा देश की जनता ने, वो स्पष्ट कर रहा है कि क्या इकोनॉमिक सर्वे दिखाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसी बजट में देश की लोगों की उम्मीदें भी टिकी है और जो जनता है उसकी आवाज़ विपक्ष होती है, तो क्या आप लोग उम्मीद करते हैं इस बजट में? देखिए, बजट में हमारी उम्मीद यही है कि जनता जो त्रस्त हो रही है, जिस तरीके से उनका इनकम बढ़ नहीं रही है, पर महंगाई पूरी तरीके से बढ़ रही है, बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और देश में आप देख रहे हैं 1000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, 25,000 लोग आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का एक इकोनॉमिक स्ट्रेस है। तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे जो छोटे कारोबार हैं उनको आप बढ़ोतरी करेंगे, कैसे किसानों के पास जो उनको लोन की दुविधा होती है कैसे उनके पास पहुंचाएंगे। अग्निवीर स्कीम हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों से लेकर जवानों तक लागू होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस बजट में केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी। लेकिन आप तो महिला सांसद हैं, महिलाओं के लिए महंगाई जो है वो सबसे बड़ा आफत का दिन होता है। महिलाओं के साथ साथ पूरे देश के लिए आफत का दिन होता है। एक महिला को पूरा घर का बजट चलाना होता है, घर के बजट के साथ साथ वो भी जब रोजगार ढूंढने जाती हैं उनकी भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो उनको रोजगार मिलते हैं उनको इतनी इनकम नहीं मिलती है, घर चलाने में महीने का खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन फीस हो, बच्चों का स्कूल फीस हो, सब में बढ़ोतरी हुई है। किचन संभालने में बात करें, गैस के सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल के दामों की बात करें, कि हर तरीके से जो आम जनता पे मार लगी हुई है, कैसे उसको राहत की सांस मिलेगी, ये केंद्र सरकार को देश की जनता के सामने दिखाना पड़ेगा। देश भर में बाला साहब ठाकरे ये नाम बाद में लिया जाता है, उससे पहले हिंदू हृदय सम्राट लगाया जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को अमित शाह जी ने पुणे में कहा कि आपके नेता जो है औरंगजेब फैन क्लब के। अमित शाह जो हैं वो एक हारे हुए और खिसियाए हुए इंसान हैं, जिन्होंने जहाँ पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने उनको बहुमत से दूर रखा है। वो महाराष्ट्र जहाँ पे उन्होंने दो राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया हो धन बल पे और अपनी सत्ता के अहंकार से, आज वो इसलिए खिसियाए हुए हैं क्योंकि वहीं की जनता ने इनको लोकसभा में सबक सिखाया है। और आने वाले जो चुनाव हैं, जो स्टेट इलेक्शंस हैं, उसमें इनकी भारी बहुमत से हार होने वाली है, ये मैं आज लिख कर दे देती हूँ। इसलिए वो खिसियाए हुए जो बोल रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। मैं तो कहूँगी ये हमारे स्टार प्रचारक हो गए हैं। जितनी बार महाराष्ट्र में आएंगे और उद्धव साहब को या शरद पवार जी को वो अनाप शनाप बोलेंगे, उतनी ही जनता उनके उद्धव ठाकरे जी के साथ और शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेगी। मैं आपको एक और हकीकत बयां करती हूँ। 18 रैलीज की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर रैली उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया था, उद्धव साहब के खिलाफ और शरद पवार साहब के खिलाफ। और तभी 18 रैलीज जो की हैं उसमें से 15 में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो मैं कहूंगी इन दोनों को जल्दी से जल्दी स्टार प्रचारक करें। 2 रैली करते होंगे, 20 रैली करें। जैसे हम बॉक्स ऑफिस हिट जो करने जा रहे हैं, ट्रेलर आपने देखा है कितना सुपर हिट हुआ है, बॉक्स ऑफिस हिट जो पिक्चर रिलीज होने वाली है वो हम पूरा कर पाए। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि आप तो पुराने एलाय होते थे एनडीए के, जब वो कहते हैं आप लोग दूसरी तरफ जाकर बैठ गए हैं, जो लोग कसाब को बिरयानी खिलाते थे, कसाब को जो बिरयानी खिलाते थे, आज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं, अजीत पवार के साथ बैठे हुए हैं, जिनको ये बताते थे कि करप्शन से घिरे हुए लोग हैं, अशोक चौहान से लेकर अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल तक, वो सब इनके साथ केंद्र में राज्य में बैठे हुए हैं और केंद्र में आए हुए हैं। तो ये जब हिपोक्रेसी की बात करते हैं ना, जरा गिरेबान में झांके। आपने महाराष्ट्र की जनता को और पीड़ा बढ़ाई है, महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी की है, महाराष्ट्र के कारोबार गुजरात ले गए हैं, महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी कर कर राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़कर जो महाराष्ट्र के हित की बात करते थे उनको ये उम्मीद करके कि वो खत्म हो जाएंगे। जो आपने काम किया है महाराष्ट्र की जनता देख रही है। तो आप कुछ भी बोल लें, आप औरंगजेब को ले आए, आप आदिल शाह को ले आए, आप अफजल खान को ले आए, महाराष्ट्र की जनता जानती है एक था आदिल शाह, एक है अमित शाह। लेकिन शरद पवार साहब भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर प्रधानमंत्री तक लगाते रहे, लेकिन फिर इस बात को दोहराया कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना
शरद पवार हैं और जो संस्थागत करप्शन की शुरुआत हुई है उसके जनक जो हैं वो शरद पवार हैं। कि कितना खिसियान पट के बोले जा रहे हैं। जिनको पद्म विभूषण से नवाजा जाता है उनके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी मंच से कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और वही अमित शाह जी हैं जो उनको क्लीन चिट ईडी सीबीआई के हवाले से दे देते हैं। वही प्रफुल्ल पटेल जी हैं जिनको इकबाल मिर्ची का सहयोगी बताया जाता था। वही प्रफुल्ल पटेल जी आज केंद्रीय मंत्री शायद कुछ दिनों में बन भी जाएंगे। वही अशोक चव्हाण जो आज घोटाला के सबसे उनका नाम लिया जाता था, आज वही अशोक चव्हाण इनके साथ राज्यसभा में बैठे हैं। तो यही सब भ्रष्टाचार की बात करें, ध्यान रखें इनकी जो ये बीजे डिटर्जेंट चल रहा है और वॉशिंग मशीन पे डालकर लोगों को सफाई दे दी जाती है, क्लीन चिट दे दिया जाता है, जरा उसकी बात करें। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव जो एनसीपी अजीत पवार है वो अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा लोकसभा साथ लड़े, विधानसभा साथ लड़ेंगे, लेकिन निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल ग्रामर है ये समझ में नहीं आता है। ये अजीत पवार जी कह रहे हैं, नहीं वो कहते रहेंगे। देखिए अजीत पवार जी को भी वहाँ महाराष्ट्र की जनता ने एक सबक सिखाया है, उनको एक बात कही है और एक मैसेज दिया है। अगर वो मैसेज के खिलाफ काम करते रहेंगे और ऐसे काम करेंगे जहाँ पे सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखें और महाराष्ट्र के इंटरेस्ट को ना देखें, तो जनता भी उनको माफ नहीं करेगी। इस खबर को आप कैसे देखती हैं? कमला हैरिस जो एक महिला हैं और भारतीय मूल की हैं, वो अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी जो बाइडेन ने। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हमारे देश का इंटरेस्ट सबसे आगे रखें और इंडिया यूएस रिलेशंस को आगे बढ़ाएं और उसको एक फोकस पॉइंट बनाएं, उसको एक प्रायोरिटी बनाएं अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। चाहे वो कमला हैरिस हो, जो बाइडेन हो, डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, डोनाल्ड ट्रंप हों, वो उनकी सरकार हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के हित में हो वो सरकार बने। बट आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। जो सबसे अच्छा हो अमेरिका के लिए उनका चुनाव हो और चयन हो। अमेरिका में महिला राष्ट्रपति पद की रेस में रहेंगी, चुनाव की रेस में, लेकिन रीवा मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की जाती है। देखिए एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, दूसरी तरफ बेटियों को लेकर बजट्स घटा दिए जाते हैं, उनकी फ़ीस ऐसी बढ़ा दी जाती है जहाँ पे वो पढ़ाई करने में सक्षम नहीं रहती हैं, उनको रोज़गार से वंचित किया जाता है। और आज जो मध्य प्रदेश में हो रहा है इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना निंदनीय है, और उसी श्रृंखला में आता है जहाँ रेप पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको बचाती है, चाहे वो महिला रेसलर्स हों। और आज मध्य प्रदेश में ऐसा घिनौनी हरकत सामने आई है, दिखाता है कि इनके दिखाने के दांत और खाने के दांतों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कथनी और करनी में जो अंतर है वो मध्य प्रदेश की इस घटना से स्पष्ट होता है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि कांवड़ यात्रा काफ़ी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को लेकर? देखिए कांवड़ यात्रा जो होती है वो शिव भक्तों की होती है और एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है, और बहुत कष्ट से वो लोग निकलते हैं और पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट करते हैं। पर साथ ही साथ उस पर राजनीतिकरण करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई भी संस्था में आप इस तरीके के बोर्ड्स लगा दें जहाँ पे आप इकोनॉमिक बॉयकॉट इनडायरेक्टली कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं देखिए ये जो दुकान है शायद एक दलित, पिछड़े या कोई ऐसे धर्म की है जो आपसे अलग है, आप अस वर्सेस देम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कांवड़ यात्रा की कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी इसमें है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने ये हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर एक बहुत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है, पर अगर उस संदेश के खिलाफ काम करेंगे और वही हिंदू मुसलमान विवाद या दलित पिछड़ों के खिलाफ काम करेंगे तो वो उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक चीज़ जो धर्म से जुड़ी हुई है उसको राजनीति से जोड़ना और लोगों में और ध्रुवीकरण फैलाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।